ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस हमने पैथोफिजियोलॉजी में इसका क्या पढ़ा? ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, या ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। ठीक है, तो आपने एजेंट्स इस तरह देने हैं जो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को कम कर दें। वेरी इजी वे टू मेमोराइज ऑल दोज एजेंट्स व्हिच आर हैविंग द इम्पैक्ट ऑन द ऑस्टियोक्लास्ट। And this is known as bisphosphonates. They inhibit the osteoclastic activity. मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो कैसे इनहिबिट करते हैं, वो कैसे हाइड्रोक्सी एपिटाइट से बाइंड करते हैं, फिर वो कैसे उनको ख़त्म करते हैं। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल ऑफ दैट। हाइड्रोक्सी एपिटाइट से बाइंड करके फिर क्या करते हैं, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल ऑफ दैट। लेकिन ये याद रख दें कि दे इनहिबिट द ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, बिस्फॉस्फोनेट्स। So other agents are known as the non-bisphosphonates. One category is the bisphosphonate category, and other one is the non-bisphosphonate category. अच्छा, non-bisphosphonate category में क्या आ जाता है? कैल्सिटोनेट, okay, और some select estrogen receptor modulator, raloxifene। बड़ा है raloxifene, सुना है? Yes sir, postmenopausal women में I am using red pen। receptor modulator raloxifene, calcitonin and raloxifene, some। ठीक है, बिस्फॉस्फोनेट्स में क्या क्या आ जाता है? alendronate, वेरी गुड, alendronate, residronate, which is the GI safe bisphosphonate. It is a residronate. It is your MCQ. Write down. GI safe bisphosphonate is a residronate. ठीक है, it is the safest bisphosphonate. कौन सा है? Residronate, RISEBRONATE. Etidronate, एंड जोलेंड्रोनिक एसिड, सुना है? ईयरली नहीं था। को वेरी गुड। कितना कितने अमाउंट में? 3 mg 5 mg 5 mg ईयरली। It is only bisphosphonate that is given directly in IV form, and it is given annually, 5 mg annually. जोलेंड्रोनिक एसिड। alendronate आप वीकली भी दे सकते हैं, एंड डेली भी दे सकते हैं। डेली अगर आप दे रहे हैं तो 10 mg के हिसाब से देंगे, 10 mg पर kg डेली। और वीकली 150। वीकली आप देंगे 75 mg। ठीक है, रेसिड्रोनेट डेली अगर आप दे रहे हैं तो 5 mg के हिसाब से देंगे, 5 mg के हिसाब से। ठीक है, सही 75 mg per kg। नहीं 75 mg ऐसे, वो भी 10 mg डेली है। ठीक है, alendronate अगर आप डेली दे रहे हैं तो 10 mg डेली, अगर आप वीकली दे रहे हैं तो 75 mg। किसी बुक में 70 भी लिखा होता है, 70 to 75 mg वीकली। और अगर आप रेसिड्रोनेट दे रहे हैं तो 5 mg डेली, या 30 to 35 mg वीकली। रेसिड्रोनेट, ठीक है, या मंथली अगर दे रहे हैं आप, मंथली दे रहे हैं तो 150 mg। सर ऑर्थोपेडिक्स वाले ज़्यादातर तो मंथली दे रहे होंगे। ठीक है, ओके। एक आइबेंड्रो भी होता है ना, आइबेंड्रो सुना है? ये जो आप 150 बार बार बोल रही हैं, इट्स 150 mg मंथली, ये देते हैं ऑर्थोपेडिक वाले आइबेंड्रो। आइबेंड्रो कैन आल्सो बी गिवन IV 3 monthly, and this is in 3 mg per month IV। समझ में आ गया?
अलिंड्रोनेट अगर आप डेली दे रहे हैं तो 10 mg पे देंगे, अगर आप वीकली दे रहे हैं तो 70 to 75 mg। विसिड्रोनेट अगर आप डेली दे रहे हैं तो 5 mg, अगर आप वीकली दे रहे हैं तो 30 to 35 mg, अगर आप मंथली वो दे रहे हैं तो 150 mg। और आइबेंड्रो 150 mg वीकली देंगे, अगर आप आईवी फॉर्म में दे रहे हैं तो 3 mg पर मंथ, सॉरी 3 मंथ, ये 3 मंथ होगा। और ज़ोलिंड्रोनिक एसिड 5 mg ईयरली। बिस्फॉस्फोनेट्स यहाँ पे समझ में आ गए आपको? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द बिस्फॉस्फोनेट्स? Chronic causes. John. क्या? John. नो, इट इज नॉट मोस्ट कॉमन, So GI distress. इट इज द ग्रेव कॉम्प्लिकेशन, इट इज द ग्रेव कॉम्प्लिकेशन। तो GERD GI और वो distress. जो होगा। इन्फ्लुएंजा लाइक सिंड्रोम आप पेशेंट को देंगे 24 घंटे से पहले, उसको फीवर हो सकता है, नाज़िया फ्लू हो सकता है, नाज़िया हो सकती है, लेक्रीमेशन हो सकती है, ठीक है, बिस्फॉस्फोनेट से। इट इज नोन एज इन्फ्लुएंजा लाइक सिंड्रोम, इट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द बिस्फॉस्फोनेट। मोस्ट डेंजरस साइड इफेक्ट इज Chronic causes. ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जॉ, ठीक है, नेक्रोसिस हो जाएगी जॉ बोन की, ठीक है। व्हाट आर द गाइडलाइंस? अगर ये side effect What are the है, guidelines for giving the bisphosphonates? Guidelines? Guidelines. ये किस तरह देना है? हाँ, किस तरह देना है? कि वही सिटिंग पोजीशन में बैठेंगे। सिटिंग पोजीशन में हो या और स्टैंडिंग फिर पोजीशन वो में हो, आधे घंटे तक खड़ा रहे। ठीक है ना, वही तो कह रही है ना, सिटिंग पोजीशन में हो या स्टैंडिंग पोजीशन में हो, आधे घंटे का। और 1 to 2 ग्लास ऑफ वाटर था 1 to 2 ग्लास वाटर भी लेना चाहिए, और और लेने से पहले खाना नहीं खाया हुआ हो, इम्पेटी स्टमक पे लेना चाहिए। Why? It causes Absorption. esophagitis. Therefore, it is contraindicated in Barrett's esophagus. It will cause perforation over there. Okay. It is contraindicated in echinacea. ठीक है, ठीक है। ये नहीं देना इसे। Okay. Now, if your patient is not responding to the bisphosphonate, what you will do? और एक दूसरा साइड इफेक्ट होता है, एटिपिकल फ्रैक्चर्स ऑफ द फीमर, जो आप कह रहे थे पहले, ये फ्रैक्चर भी करवाता है ऑस्टियोपोरोसिस। एटिपिकल फ्रैक्चर्स ऑफ द फीमर बोन। एटिपिकल फ्रैक्चर मतलब क्या? सबट्रोकेंट्रिक लेवल पे फ्रैक्चर करवा देता है, या अपर 1/3 ऑफ द शेफ्ट ऑफ द फीमर फ्रैक्चर करवा देता है तो बिस्फॉस्फोनेट पे फिर भी फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द बिस्फॉस्फोनेट्स। इफ योर पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल टू द बिस्फॉस्फोनेट्स, फिर क्या करेंगे आप? नॉन बिस्फॉस्फोनेट में क्या देंगे? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन देंगे या कुछ और देंगे? सर रिलॉक्सिफिन दे देंगे। नहीं, रिलॉक्सिफिन क्यों देंगे? Have you studied the PTH analog? टेरिपेरिटाइड सुना है? जी, या ये सब भी बता। टेरिपेरिटाइड सर ने बताया था, शमीम साहब ने। टेरिपेरिटाइड, it is actually the analog of the PTH, 20 माइक्रोग्राम सबकुटेनस दे दें ये डेली 20 मिलीग्राम डेली फॉर हाउ लॉन्ग? डेली तो डेली देते रहेंगे। और कब तक देना है ये? वेरी गुड 2 years. वेरी गुड क्वेश्चन। Thank you. 2 years, वेरी गुड। Thank you. 20 माइक्रोग्राम सबकुटेनस डेली एंड इट इज गिवन फॉर ओनली 2 years. व्हाई? क्योंकि सारे हम लोग 2 years देते हैं। नो, इट कॉजेज ऑस्टियोसार्कोमा। पेशेंट इज एट द रिस्क ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ 2 year देनी है, हम सिर्फ यहाँ में ये प्रैक्टिस नहीं है। इट कॉजेज ऑस्टियोसार्कोमा। बिस्फॉस्फोनेट्स मैंने बताया, और जो मैंने इनमें एजेंट्स लिखे हैं उसके बाद कैल्सिटोनिन और सम, दे ऑल हैव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली impacting or altering the function of osteoclast. Teriperitide enhances the osteoblastic activity. Mind it. मैंने क्या कहा कि या तो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को कम कर दें या ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को ज़्यादा कर दें। यही रीज़न है ना कि ये ऑस्टियोसार्कोमा करवाएगा, क्योंकि ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है। समझ में आ रहा है ना? 2 years तक चलाकर उसके बाद बिस्फॉस्फोनेट पे शिफ्ट कर देंगे दोबारा। समझ में आ गया? टेरिपेरिटाइड इज द अल्फा पीटीएच एनालॉग। अगर अब मैं आपसे ये पूछूं कि पीटीएच का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? बोन से कैल्शियम निकालना है ना।
तो ये तो पीटीएच का ही एनालॉग है, पीटीएच का ही भाई है। तो ये ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी कैसे करवा रहा है? हु विल टेल मी? तो कंटिन्यूअसली अगर देंगे तो वो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी करवाएगा, अगर पल्सेस में देंगे तो ऑस्टियोब्लास्टिक। ये आपने उल्टा बोल दिया। उल्टा बोल। कंटिन्यूसली देंगे तो वो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी करवा देगा, अगर आप इंटरमिटेंट देंगे तो वो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी करवा देगा। सर ये भी तो हम कंटिन्यूसली दे रहे हैं ना। नहीं, ये हम इंटरमीडिएट दे रहे हैं ना, इंटरमीडिएट इन द सेंस उस पे जा रहे हैं अभी। अभी ये बताएं कंटिन्यूस इंटरमीडिएट का मतलब क्या है? देखिए पीटीएच के जो रिसेप्टर्स है ना वो दोनों पे हैं, ऑस्टियोब्लास्ट पे भी हैं, ऑस्टियोब्लास्ट पे भी हैं। फर्क क्या है? जो ऑस्टियोब्लास्ट पे रिसेप्टर्स है ना पीटीएच के, दे हैव गॉट शॉर्ट हाफ लाइफ, अपरेगुलेट होते हैं, कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट पे दे हैव गॉट हाफ लाइफ, लॉन्ग हाफ लाइफ। इसीलिए हाइपरपैराथायरॉयड में क्या होता है? persistent elevation of PTH causes the bone demineralization, persistent elevation। थोड़े टाइम के लिए अगर ये आ गई इट्स ओके। और ऑस्टियोब्लास्ट में जो सेल्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, दे आर हेवीली सैचुरेटेड, ज़्यादा होते हैं। जो पीटीएच आएगा वो ऑस्टियोब्लास्ट की तरफ चला जाएगा, काम करेगा। जैसे ऑस्टियोब्लास्ट वहाँ पे रिसेप्टर्स कम हो गए फिर इसकी एक्टिविटी खत्म। समझ में आ रही है? In this way, it causes the osteoblastic activity, enhance osteoblastic. Confused? Okay, good. समझ में आ गई ना? Okay, good one. So, intermittent giving of PTH in the form of teriparatide, it causes the enhanced osteoblastic activity. अब अगर मैं और इसकी केमिस्ट्री की तरफ चला जाऊँ तो ये बात सुने, इट इज़ अप टू हैविंग 34 अमाइनो एसिड्स ओनली। नॉर्मल पीटीएच इज हैविंग अप टू 80 अमाइनो एसिड्स, इसीलिए उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, इसकी हाफ लाइफ कम होती है। अमाइनो एसिड कम है, इसमें अमाइनो एसिड कम है, 34 अमाइनो एसिड्स है। इट इज नॉट रिलेटेड टू योर एग्जाम, जस्ट फॉर योर नॉलेज। समझ में आ गया? ओके, अब बताओ कैल्सिटोनिन कैसे देते हैं? ये सबकुटेनस भी देते हैं, ये सबकुटेनस भी देते हैं, नेजल भी देते हैं। ये भी एमसीक्यू आ सकता है, तो व्हिच अमंग द फॉलोइंग एंटी ऑस्टियोपोरोटिक एजेंट कैन बी गिवन नेजली? इट्स कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन नेजल भी देते हैं और सबकुटेनस भी देते हैं। अगर सबकुटेनस दे रहे हैं तो इट्स 200 इंटरनेशनल यूनिट्स, अगर नेजली दे रहे हैं तो इट्स 100 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली। पहले पढ़ा है इसे? वही 2 years नहीं, ये चलता रहेगा for 2 years। पहले पढ़ा है ऐसे? शाम की तरफ आ जाए 60 मिलीग्राम डेली। शाम सेलेक्ट एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर 60 मिलीग्राम डेली। तो टेरिपेराटाइड इज एक्टिंग ऑन द ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी व्हाइल ऑल अदर्स आर ऑलमोस्ट एक्टिंग ऑन द ऑस्टियोक्लास्ट। समझ में आ गई यहाँ तक बात? अब मुझे कौन बताएगा कि कोई ऐसा एजेंट है जिसका ड्यूअल एक्शन है, ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर भी है और ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर भी है? ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर भी है और ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर भी है। ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी है, बाकी सारे ऑस्टियोब्लास्टिक। Strontium ranulate, have you studied? Strontium ranulate सुना है ना? सुना हुआ है ना? पता नहीं है। Strontium ranulate has got dual action. It inhibits the osteoclast and activates the osteoblast. Dual action. Strontium ranulate. इसकी इंडिकेशन? Strontium ranulate is usually given in the postmenopausal women, but nowadays it has been obsolete in a sense because bisphosphonates are there. ठीक है? So how you will tell me the patient is responding? Last portion of the video. How you will tell me patient is responding to the treatment? We repeat that sir. Very good. So it is one of the indication of the DEXA scaling. ये इंडिकेशन हो गई कि ट्रीटमेंट का रिस्पांस आपने देखना है DEXA scaling के थ्रू। दूसरी इंडिकेशन ये है कि एज इज ग्रेटर देन 65। तीसरी इंडिकेशन ये है कि पेशेंट इज ऑन दी स्टेरॉइड मेडिकेशन। अच्छा, स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट, स्टेरॉइड इंड्यूस्ड
ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट क्या है? बिस्फॉस्फोनेट है, ठीक है, लेकिन देंगे कब? If the patient is on the 5 milligram of the steroids for 6 months. जी जी आदा If the patient is on the 7.5 milligram of the steroids for 3 months. ठीक है, उसके साथ ये तो आपने इतनी क्राइटेरिया होगी ना कि इतने ड्यूरेशन तक होना चाहिए। उसके साथ if the age is greater than or equal to 65, अगर 65 ईयर का पेशेंट है और 3 माह तक वो 7.5 mg दे रहा है स्टेरॉइड की, ठीक है, उस वक्त आपने स्टेरॉइड आपने बिस्फॉस्फोनेट देना है, ट्रीट करना है, या फ्रैक्चर्स हैं आपने ट्रीट करना है, बिस्फॉस्फोनेट से, ठीक है, बिस्फॉस्फोनेट से, ठीक है, या टी स्कोर लेस देन -1.5, नॉर्मली हम लेस देन -2.5 आ रहा है तब ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस अगर स्टेरॉइड की वजह से है उसमें लेस देन -1.5, ठीक है। तो मुझे लास्ट में ये बताएं कि विल यू ट्रीट ऑस्टियोपेनिया? सर विद सप्लीमेंट्स, विल यू ट्रीट ऑस्टियोपेनिया? नो, यू विल नॉट ट्रीट ऑस्टियोपेनिया। नॉर्मली यू विल नॉट ट्रीट ऑस्टियोपेनिया, लेकिन few conditions you may treat, we are not going for those. So how to monitor this osteopenic group? Have you studied Frex score? Frex score, fragility risk assessment score, फ्रैक्चर रिस्क असेसमेंट स्कोर, ठीक है, ये ऑस्टियोपेनिक ग्रुप में निकालते हैं। अगर ऑस्टियोपेनिक पेशेंट है वो टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स पे है तो उसको ट्रीट करेंगे। ऑस्टियोपेनिया को नॉर्मली हम ट्रीट नहीं करते। अगर ऑस्टियोपेनिक पेशेंट है और उसके ऊपर टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स चल रहे हैं उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। लेकिन इस ग्रुप में हम फ्रैक्स स्कोर निकालते हैं, फ्रैक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, परसेंटेज आती है कि ये बोन कितनी परसेंटेज फ्रैक्चर हो सकता है इसका या नहीं। अगर ये आपका मेजर ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर में आता है 20% और हिप फ्रैक्चर 3%, ये क्राइटेरिया अगर आपको मिल रही है फ्रैक्स स्कोर में तो यू विल ट्रीट, अदरवाइज यू विल नॉट ट्रीट। समझ में आ गई ये बात? सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा, एक ट्रांजिएंट ऑस्टियोपोरोसिस होती है, दूसरी लोकलाइज्ड ऑस्टियोपोरोसिस होती है। व्हाट इज ट्रांजिएंट ऑस्टियोपोरोसिस एंड व्हाट इज द लोकलाइज्ड ऑस्टियोपोरोसिस? लोकलाइज्ड आपके आरए में होती है ना, पढ़ा है ना, पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया, वहाँ पे आगे चलकर वो हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस। ट्रांजिएंट किस में होती है? एंड दिस इज द ओनली फॉर्म ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस दैट इज नॉट ट्रीटेड। सर क्रॉनिक डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीजेस, नो क्रॉनिक नहीं, हर लेडी में होती है ये एक खास पीरियड में, उसको तो ट्रीट कर रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज द ओनली टाइप ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस दैट इज नॉट ट्रीटेड इन एवरी लेडी, एवरी मैरिड लेडी। अब तो इजी करके दिया यार, प्रेगनेंसी, वेरी गुड। सो दिस इज आल्सो नोन एज द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें ट्रांजिएंट बाद में ठीक हो जाएगी, जैसे बच्चा डिलीवर हो जाएगा उसके बाद ठीक हो जाएगी। ओके गुड। हाँ, यूजुअली द पेशेंट विल बी कंप्लेनिंग ऑफ द बैक पेन। बैक पेन अभी आपने कहा था ये सिम्टम है, तो ये ट्रांजिएंट डिफरेंट है ना। ये कैल्शियम निकलता है, बच्चा माँ का खून पीता है ना, उसके अंदर से ये कैल्शियम भी निकाल देता है, तो मुझे दो ये कैल्शियम। सो